देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आमने सामने। फ़ी सबीलिल्लाह माफ़ियों का मौसम है, जिसे चाहिए हस्ब मंशा हस्ब मर्ज़ी माफ़ी हासिल कर सकता है। रेट्स भी कोई ज़्यादा नहीं है। शाहज़ेब मर्डर केस और जाफ़िर मर्डर केस के बाद पेश खिदमत है अदल व इंसाफ का एक ऐसा नादिर और नायाब नमूना कि जिसे मौर्रिख इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत रोता ही रहेगा। कराची में ये लड़का जो मेरा कुछ नहीं लगता, ये लोग जिन्होंने इसको कत्ल किया ये भी मेरे कुछ नहीं लगते। कराची में एक और क़यामत बरपा हुई है। अब्दुल मजीद अचकज़ई रिहा हुए थे, उसका अफसोस तो था ही, लेकिन अब इन रेंजर्स एहलकारों को भी रिहा कर दिया गया जिन्होंने शुबे में, रॉबर होने के शुबे में, डकैत होने के शुबे में या किसी भी शुबे में सरफराज शाह नामी इस लड़के को दिन दहाड़े ब्रूटैलिटी के साथ गोलियां मार के हलाक कर दिया। मौके पर इंसाफ देना पुलिस, रेंजर्स किसी का काम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है, जमहूरियत के फ़यूज़ व बरक़ात हैं, जहाँ जिसका जो काम नहीं है वो कर रहा है। जिसे गाना नहीं आता वो गवैया है, जिसे खेलना नहीं आता वो पीसीबी का पैटर्न इन चीफ है। ये कौन सी नई बात है? तो अगर वहाँ इंसाफ हो गया इन्वर्टेड कॉमास में, तो किसका क्या गया? सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने कोई और काम किया हो या ना किया हो, लेकिन एक काम उन्होंने ये कर दिया कि इन रेंजर्स एहलकारों की माफ़ीनामे पर ऑटोग्राफ दे दिए। बताया ये गया है कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इन रेंजर्स एहलकारों ने सदर मुमलिकत से माफ़ी तलब की थी। तो सदर मुमलिकत ने ज़ाहिर है अपने सवाबदीदी इख्तियारात का इस्तेमाल किया, जो उनका हक़ है। ज़ाहिर है कि इसमें कौन ऑब्जेक्शन उठा सकता है। बताया जाता है कि इस माफ़ी की वजह यह बनी कि मकतूल के वरसा रेंजर्स एहलकारों को पहले ही इन्वर्टेड कॉमास में माफ़ कर चुके हैं। ये पहला सेगमेंट इसी इन्वर्टेड कॉमास के गिर्द घूम रहा है। कोई मुझे बताएगा कि किसी को पड़ी है कि हवा के मुखालिफ जाकर के इन रेंजर्स एहलकारों के खिलाफ कोर्ट में जाके गवाही दे? इन रेंजर्स एहलकारों को पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इनमें से एक को या गालबन दो को, मुझे इस वक्त एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, सज़ाए मौत दी थी और बाकियों को उम्र कैद। उसके बाद ये सज़ाए मौत जो है वो उम्र कैद में तब्दील की गई, बाकी लोगों की भी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और अब हातिम ताई के पेट पर शानदार शाहाना लात मारते हुए, तारीखी लात मारते हुए इन लोगों को एक बार फिर आज़ाद छोड़ दिया है। ये पहला मर्डर नहीं था जो इन रेंजर्स एहलकारों के हाथों हुआ। इससे पहले डिग रोड पर एक टैक्सी वाले को भी मौके पर इंसाफ फराहम कर दिया था। वो भी बेचारा गरीब था, उसकी बीवी भी आज तक बेवा होगी, उसके बच्चे भी ऐसे ही दर दर की ठोकरें खा रहे होंगे। किसी एंकर ने, किसी मुंसिफ ने उसके सर पे हाथ नहीं रखा होगा। बताया जा रहा है कि रेंजर्स एहलकारों को सज़ा शायद इसलिए भी नहीं दी गई ताकि कहीं उनके हौसले पस्त ना हो जाएं, इसलिए अवाम के हौसले पस्त किए गए। उनको यह बताया गया है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड देम। रेमंड डेविस ने जब दो पाकिस्तानियों को मेरे हिसाब से शहीद किया, कुछ लोगों के नज़दीक जाँ बाख किया होगा, फ़हीम की बेवा ने जो उनके हाथों ज़िंदगी की बाजी हार गया था रेमंड डेविस के हाथों, उसने कुछ जहरीली चीज़ खाकर अपनी जान दे दी एहतजाजन, क्योंकि उसको पता था कि उसके लिए इंसाफ नहीं है। उसको पता था कि ये गोरी चमड़ी वाला बच के निकल जाएगा। पूरी हुकूमत, पूरे इंसाफ के चैंपियन, कोई ठेंगा भी कुछ नहीं कर सकता। अमरीकियों का आज से पहले किसी ने कुछ किया है अमरीकियों का? अच्छा, अमरीकी तो दरकिनार, अमरीकी तो हाकिम लोग हैं, वो उनसे कौन पूछ सकता है? यहां इन लोगों से किसने पूछ लिया? 4 साल तक ड्रामा करते रहे, उसके बाद जाकर के आज इनको भी छोड़ दिया। आम केसेस की हालत ये, चीफ जस्टिस कहते हैं कि मैं ऑरेंज ट्रेन मंसूबा रोक दूंगा अगर आम आदमी को हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की गई। मैं उनसे दस्त बस्ता हाथ जोड़कर मुअद्दबाना इल्तमास करता हूं, सर ऑरेंज, येलो, तो रेड, ब्लू, ब्लैक, इन सब ट्रेनों को छोड़ दीजिए। काइंडली 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 मैं और मेरी 7 बल्कि 107 नस्लें आपके और आपके अगले पिछलों की मुलाजमत करने के लिए तैयार है। काइंडली इंसाफ की फराहमी पर तवज्जो दे दीजिए। सर आप मुनसिफ हैं, आप ही ने तो इंसाफ देना है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? आम आदमी तो छोड़िए, इस मुल्क में असगर खान चलेगा। असगर खान केस का क्या बना? यह है उन नेकोकारों के नाम जिन्होंने असगर खान केस में पैसे बटोरे थे।
जिन लोगों ने पैसे लिए, बताया गया नहीं, रिपोर्ट है, सब मौजूद है। मजहर अब्बास साहब का ये कॉलम मौजूद है जिसमें ये बता रहे हैं कि उस वक्त के सरबराह, आईएसआई के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुर्रानी ने उस वक्त के आर्मी चीफ असलम बेग साहब के हुक्म पर अपोजिशन सियासतदानों और बाज सहाफियों के दरमियान 9 करोड़ रुपए तकसीम करने का एतराफ किया। बेगम आबदा हुसैन शायद वाहिद सियासतदान है जिन्होंने पैसे लेने का एतराफ, और नवाज शरीफ व दीगर ने इनकार किया। लेकिन जनरल दुर्रानी आज भी अपने मौक़िफ़ और हलफनामे पर कायम है। अब सुनिए, दिल थाम के सुनिए उन लोगों के नाम। पंजाब में सबसे पहला नाम जनाब नवाज शरीफ साहब, रिसीव 3.5 मिलियन, ब्रैकेट में ओनली लिखना भूल गए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड रफाकत ₹5.6 फॉर मीडिया। अब सुनिए, जमात इस्लामी ₹5 मिलियन, सुभान अल्लाह, इस्लामी इनकलाब के पैसे। सैयदा आबिदा हुसैन ₹1 मिलियन। सिंध में जतोई रिसीव्ड ₹5 मिलियन। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जाम सादिक ₹5 मिलियन। मोहम्मद खान जुनेजो ₹2.5 मिलियन। पीर पगाड़ा ₹2 मिलियन। मौलाना सलाहुद्दीन, मौलाना पे जोर है, ₹0.3 मिलियन। बलोचिस्तान सन इन लॉ ऑफ अकबर बुख्ती हुमायूं मरी ₹1.5 मिलियन। जमाली ₹4 मिलियन। काकड़ ₹1 मिलियन। जाम यूसुफ ₹0.75 मिलियन। बजिंजो ₹0.50 मिलियन एंड नदीम मेंगल ₹1 मिलियन. According to the details provided by former Sindh Chief of the Military Intelligence, Brigadier retired Hamid Saeed Akhtar, on October 18 this year, 6 accounts were opened in different banks and on the directions of Military Intelligence Director General. The funds were remitted to GSQ account ₹40 million, Regional Office of MI Quetta ₹10.5 million, to Interim Prime Minister Ghulam Mustafa Jatoi ₹5 million, Interim Chief Minister of Sindh Jam Sadiq Ali ₹5 million, Mohammad Khan Junejo ₹2.5 million, Abdul Hafiz Pirzada ₹3 million, Sibghatullah Shah Pir Pagada ₹2 million, Muzaffar Hussain Shah ₹3 million twice, अरबाब गुलाम रहीम ₹0.2 मिलियन. अब सुनिए, सलाहुद्दीन ऑफ तकबीर ₹3 मिलियन, यूसुफ हारून ₹5 मिलियन. जिसे केस करना हो डॉन अखबार पे कर दे. मैं डॉन अखबार से ये सब शर बिखेर रहा हूं. ये तारीख भी बता देता हूं ताकि केस के लिए आसानी हो जाए. नवंबर 9, 2012. किसको इंसाफ मिला? इनमें से बहुत सारे तो अल्लाह के पास हैं. मजीद अचकजई को इंसाफ मिल गया क्योंकि उसके पास इंसाफ खरीदने के लिए पैसे थे, वकील खरीदने के लिए पैसे थे, उसने खरीद लिया. राज ये है काम कांस्टेबल, तो इसको कौन पूछता है, इसकी क्या जरूरत है? एक वोट डालने के तो काम आता था. मजीद अचकजई का एक वोट गया. शाहजेब मर्डर केस में शाहरुख जतोई, उसके अकेले के बाप के पास जितना पैसा था उतना तो आधे पाकिस्तान के पास नहीं है, तो जाहिर है उसको भी इंसाफ फराहम करना बहुत जरूरी था. जाफिर मर्डर केस, उसके बाप के पास शाहरुख जतोई के बाप से कम पैसा था, लेकिन बहरहाल मुझसे तो ज्यादा पैसा था, आपसे तो ज्यादा पैसा है, उसको भी इंसाफ फराहम कर दिया गया. उस पुलिस वाले के हाथों जिसने जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फाइल की है उसमें इन साहब को, जो कातिल साहब हैं, जो नेकर पहने अभी घूम फिर रहे हैं, क्लीन चिट दे दी. हजरत अली करमुल्लाह वजह का एक बार फिर इरशाद पाक शेयर करने को दिल चाह रहा है कि माशरे कुफ्र के साथ जिंदा रह सकते हैं, नाइंसाफी के साथ नहीं. इल्ला माज़ल्लाह, कानों को हाथ लगाकर हम वो मुआशरा हैं जो ना सिर्फ कुफ्र और जुल्म के साथ जिंदा हैं, नाइंसाफी के साथ जिंदा हैं, बल्कि रोज बरोज पनप रहे हैं. और उसके बाद कुछ बदअकल कहते हैं कि हम इसलिए, हमें कोई कुछ नुकसान पहुंचा सकता क्योंकि पाकिस्तान रमजान के महीने में बना था. इसी लतीफे के साथ यहां वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक मुख्तसर से ब्रेक पे जाने का. ब्रेक से वापस आएंगे तो पाक अमरीका ताल्लुकात का रोना रोएंगे. हमारे साथ मौजूद होंगे साबिक वजीर खारजा सरदार आसिफ अहमद अली साहब टेलीफोन लाइन पे, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद से. हमारे साथ रहिएगा.
वेलकम बैक नाजरीन। सेकंड सेगमेंट में हम आ चुके हैं। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, मारूफ दिफाई तज़कियाकार भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सरदार साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर, अमेरिका की जानिब से जो हमारी अस्करी इमदाद मुअत्तल की गई है और DGSPR की जानिब से दिफा को नाकाबिल यकीन हद तक जाकर और उसको इंश्योर करने का इंदिया दिया गया है, वाशिगाफ ऐलान इंस्टेड, आप क्या समझते हैं सर कि क्या किसी बैरूनी जारहियत की तवक्को है? आप क्या समझते हैं कि अमेरिका वो गलती करेगा जो कोई और अभी तक नहीं कर सका? मेरा ख्याल है नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस किस्म का कोई फौरी को मुझे खतरा नजर नहीं आ रहा। इस वक्त तो वो पोस्चरिंग है और वो बयानबाजी बहुत सी करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब इस वक्त तक वो 12-14 मुल्कों को धमकियां दे चुके हैं, मगर बिल आखिर जो पॉलिसी बनती है वो स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन वगैरह में बनती है और उनको उधर थोड़ी सी, अब देखें, रवैया उनका इतना अग्रेसिव नहीं है और वो समझते हैं कि पाकिस्तान को इस तरह यानी दीवार से लगाना और पाकिस्तान को कॉर्नर करना को उनके इंटरेस्ट में नहीं है, क्योंकि अब हाल ही में अफगानिस्तान में उनके जो कमांडर हैं और उनके जो सेक्रेटरी दफा हैं मैटिस, उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पाकिस्तान ये सप्लाई लाइन कम्युनिकेशन की बंद कर दे तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात होंगी अफगानिस्तान में। तो इस तरह वो अब जो उन्होंने कहना था वो कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। तो अब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है वॉशिंगटन में और उसको मॉडरेट करने की कोशिश की जा रही है और जो उन्होंने हमारे ऊपर कुछ सैंक्शन लगाए हैं, वॉच लिस्ट वगैरह पे में रखा है, वो इतने ग्रीवियस नहीं है कि उसमें कोई पाकिस्तान की दफा को खास फर्क पड़ेगा। अच्छा सरदार साहब, ये कतल कलामी की गुंजाइश निकालते हुए एक सवाल और मुझे बताइएगा सर, ये मुझे बताएं, ये हुकूमत ने जो ट्विटर पे और फेसबुक पे जिहाद का ऐलान कर रखा है इस वक्त अमरीकी ओहदेदारान बिलखुसूस डोनाल्ड ट्रंप मौसूफ के मुकाबले में, आपके ख्याल में ये जो बयानातबाजी की सियासत हो रही है इस वक्त, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है लेकिन सिर्फ ट्विटर और फेसबुक पे, ये क्या होशमंदी है या इससे ज्यादा बढ़ चढ़ करके हमें कुछ करना चाहिए था? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप वो खुद कहते हैं कि मैं जीनियस हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन था, फिर मैं टीवी स्टार बन गया, मैं व्हाइट हाउस में आ गया। तो उनकी सारी जिंदगी शोमैनशिप में गुजरी है। वो मिस यूनिवर्स एक होता है बहुत बड़ा इवेंट, वो उसके भी वो ही मालिक हैं, स्पॉन्सर है। वो यानी शो बिज के आदमी लगते हैं और ट्विटर के जरिए वो हुकूमत इस वक्त चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चल नहीं रही है। जगह जगह उनको डिफिकल्टीज आ रही हैं और फिर इस हद तक मामला चला गया है कि बहुत से कांग्रेसमैन जो डेमोक्रेटिक हैं वो तो ये समझते हैं कि ये इंसान प्रेसिडेंसी चलाने के फिट नहीं है, कि अमेरिका को और दुनिया को खतरा हो सकता है इस इंसान से। और हाल ही में 2 किताबें छपी हैं उनके एक्स एड्स से, दोनों किताबों में उन्होंने ये कहा है कि ये शख्स मेंटली फिट नहीं है। तो उनको अपनी भी बड़ी बेपनाह प्रॉब्लम्स है और वो ट्विटर के जरिए ना ही सिर्फ उन्होंने हमें धमकी दी, वो तो जर्मनी को भी उन्होंने सबसे पहले जर्मनी को, कनाडा को, मेक्सिको को, रशिया को, चाइना को, इन सब मुल्कों को धमकियां दे चुके हैं। कहीं वो नेटो को धमकी है कि मैं विड्रॉ कर जाऊंगा, फिर वो जो पैसिफिक अलायंस है वो तोड़ दिया, क्लाइमेट चेंज का जो है ट्रीटी है उसे विड्रॉ कर गए। तो उनके बारे में अब ये तासुर डेवलप होता जा रहा है कि वो एक ऐसे इंसान है जिनसे दुनिया की स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है। सरदार साहब, यहाँ अमजद शोएब साहब काफ़ी देर से इंतजार करेंगे, मैं उनसे गुफ्तगू करूँ। काइंडली आप टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे आपसे करना होगा, लेकिन पहले अमजद साहब से बात कर लूँ। अमजद साहब, सर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। सर ये मुझे बताइए, बिटवीन द लाइन अगर मैं सवाल करूँ, सर आपको लगता है सलाला चेक पोस्ट पर
हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाई लाइन मुनक़ता कर दी। आपको लगता है हुकूमत पाकिस्तान एक मरतबा फिर वही तारीख दोहराएगी जब अमेरिका एक मरतबा फिर घुटने टेकने में मजबूर होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, वो सिचुएशन जो उस वक्त सलाला के वक्त थी वो अब नहीं रही। अब वहाँ पे ट्रुप्स बहुत कम है। एक वक्त था कि वहाँ पे 1,70,000 ट्रुप्स थे, अब तकरीबन वहाँ पे 14,000 के करीब हैं। और इसके लिए अमेरिका जो है वो मैसिव एयरलिफ्ट भी करता है। ऑल्टरनेटिव रूट भी थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया जा सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो मेरा अपना ख्याल है कि हमें उस स्टेज तक नहीं जाना चाहिए। हमें अमेरिका के साथ इस तरह की रिलेशनशिप रखनी चाहिए कि जो एक कम्युनिकेशन रहे, एक आपको एक दूसरे की थोड़ी बहुत जो ज़रूरत है वो ज़रूरत भी चलती रहे। बल्कि हमें काफ़ी ज़रूरत है इस मामले में कि इकॉनमी के नुक्ता निगाह से, क्योंकि IMF वगैरह में अगर हमने जाना हुआ इस साल में अपने लोन्स वगैरह रीपे करने, लेकिन सर कता कलामी माफ फरमाइएगा, फौजी तर्जुमान तो ये कह चुके हैं कि इज्जत की कीमत पर इमदाद नहीं चाहिए, इसके बगैर भी हम दुनिया की ताकतवर तरीन फौज हैं। नहीं, रशिया इनसे अमेरिका से इमदाद नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर आप IMF में जाते हैं तो IMF में इनके वोट बड़े हैं, इनके वोट तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा हैं। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स, आपको माशी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जहाँ तक फ़ौजी इमदाद का ताल्लुक है वो नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी जो है वो अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर अभी काम नहीं करती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और जो पुराना अमेरिकन इक्विपमेंट है उसके तमाम पुर्जे या हर चीज़ यहाँ पे बनती है, उसका एमुनिशन यहाँ बनता है। सो इस वजह से आर्मी को तो कतई ज़रूरत नहीं। एयरफोर्स में F-16 के पुर्जों का कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है, लेकिन वो भी दुनिया में कई मुल्क इस्तेमाल करने को 30-40 मुल्क हैं जिनके पास F-16 हैं और वो स्पेयर आपको दे देंगे। इसी तरह टर्की के पास है, टर्की पहले भी आपको देता रहा है स्पेयर्स पर F-16। तो इस वजह से मेरा अपना ख्याल है कि जो फौजी तर्जमान कह रहा है वो उस लिहाज से कह रहा है कि फौजी इमदाद फौजी मकासद के लिए बिल्कुल राइट सर, गॉट योर आंसर। सरदार साहब के पास जाऊंगा। सरदार साहब, ये मुझे बताइए सर, आपको लगता है कि क्या वो वक्त आ चुका है डिप्लोमेटिकली, अगर आप बताएं, क्योंकि आपकी माशाल्लाह बड़ी गहरी निगाह है, क्या जेम्स मेट्स का बयान कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात अगर पाकिस्तान दोबारा कोऑपरेशन की तरफ आ जाए तो बहाल हो सकते हैं, लेकिन इस काम के लिए भी बरसों लगेंगे, आपको लगता है सर कि कभी दोबारा हम उसी स्टेज पे पहले पहुंच जाएंगे जहां ये एतमाद साजी की फजा बाकी बरकरार थी किसी न किसी लेवल पे, या दोबारा बल्फाज दीगर हम उसी तनख्वाह पर दोबारा काम करने लगेंगे जिसमें पहले काम कर रहे थे? देखिए, मैं ये बिल्कुल ये समझता हूँ कि अमेरिका के साथ हमें रिलेशंस को खराब नहीं होने देना चाहिए। ठीक। और इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, तो पिछले 5 साल हमने वॉशिंगटन में कुछ काम नहीं किया। वो एक डेमोक्रेटिक कैपिटल है, वहाँ लोग कम्पीट करते हैं, मुकाबला करते हैं बहुत से मुल्क एक दूसरे के साथ, और उसके पूरे प्रोसेस मौजूद हैं। हमने 5 साल ना हमारा फॉरेन मिनिस्टर था, ना हमने कोई तवज्जो दी, मैदान छोड़ दिया हिंदुस्तान के लिए। अब वो हिंदुस्तान जो चाहते हैं वहाँ करवा देते हैं हमारे खिलाफ। तो ये कोई जीरो सम गेम नहीं है। अगर हम वॉशिंगटन में दोबारा मुतहरक हों तो इस सूरत हाल को हम बदला सकते हैं, ये बदल सकती है सूरत हाल। ये जीरो सम गेम नहीं है, ये डेमोक्रेटिक कंपटीशन है। और वॉशिंगटन में अगर काम करें तो हमारे मामला किसी हद तक ठीक हो सकते हैं। मैं तो ये मशवरा दूंगा कि सब्र से काम लें। वो धमकियाँ लगा रहा है, जो मर्जी करता है, वो नीम दीवाना आदमी है, मगर अमेरिका बहुत एक अहम और इम्पोर्टेंट मुल्क है। उसके साथ तल्लुकात खराब करना मैं कभी भी ये राय नहीं दूंगा, बल्कि मैं राय ये दूंगा कि सब्र से, एतमाद के साथ, सोच समझ के उनको जवाब दें और वॉशिंगटन में दोबारा अपना जो सिलसिला है दोबारा शुरू करें। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 6 महीने साल अगर आप वहां मेहनत करें। लेकिन सर दोहरी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि वहां अमेरिका और अमेरिका वालों के अलावा, अमेरिकी हुकूमत के अलावा, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा वहां एक और बला मौजूद है, एक और इफरीत जिसे हुसैन हक्कानी कहते हैं, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी मेहनत कर रहे हैं वहां। नहीं, देखें, हुसैन हक्कानी जैसे तो इज अ स्मॉल फ्राई। वो तो एक उनकी CIA का उनकी वो टीम है
और इस किस्म के लोगों को जूनियर ऑफिसर मिला करते हैं। तो एक मुल्क के मुकाबले में एक शख्स की कोई हैसियत नहीं होती, और इनकी थोड़ी बहुत वहाँ उन्होंने अपना बना ली है। वो आपके लिए इज नॉट अ प्रॉब्लम, आप अपना काम करें। ऐसे लोग बहुत फिरते रहते हैं वहाँ, उसकी फिक्र किए बगैर आप काम करें। राइट से गॉट योर आंसर। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक पे जाने का। ब्रेक से वापस आएंगे तो अमजद शुएब साहब से एक और इंतहाई अहम मौजू पर एक और इंतहाई अहम सवाल करूँगा। सवाल क्या है ये जानने के लिए आपको वक्फे के बाद दोबारा आना पड़ेगा। वेलकम बैक नाजरीन। अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा तलत वज़ारत साहिबा भी माहिर बैन अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद हैं ऑडियो पर। अमजद साहब, प्रोग्राम में ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा कि मैं आपसे एक इंतहाई अहम सवाल करूंगा। अपने तौर पर अहम है, पता नहीं आपके लिए है कि नहीं। वाशिंगटन में एक आम राय है, अमरीकी अखबारात भी इस हवाले से लबकुशाई पर मजबूर हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने वाकई लिख दिया है कि पाकिस्तान से दुश्मनी वाशिंगटन के अपने मफाद में नहीं, वाशिंगटन को हजीमत और अस्करी तौर पर नहायत सुबकी का सामना भी करना पड़ सकता है, इफ़ एट ऑल, अगर पाकिस्तान अमरीकी या नेटो रज़्द रोक दे। आज के इस प्रोग्राम के नतीजे में मैं कोशिश करना चाह रहा हूँ कि काश ये फैसला आज रात को ही हो जाए। आपके ख्याल में सर, क्या वाकई ये सूदमंद ना होगा कि अमरीका की इखलाकन थोड़ी सी तवाज़ो के लिए एक आध घंटे के लिए सही मगर ये काम कर गुजरा जाए? देखिए, ये सिर्फ सप्लाई रूट का मसला नहीं। पाकिस्तान के पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पाकिस्तान कर सकता है। पाकिस्तान अगर चाहे तो उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग का सिलसिला ख़त्म कर सकता है। बहुत सारी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान की एजेंसीज देती हैं उनको, और वो पहले भी इस्तेमाल करते रहे और उनको बड़ा इसका फ़ायदा हुआ। आइंदा के लिए आप बंद कर सकते हैं। फिर यहाँ CIA का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो हमें पता है, और अगर हम चाहें तो उसका कवर ब्लो कर सकते हैं। वो CIA का सारा नेटवर्क यहाँ ख़त्म हो सकता है। फिर इसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पे एम्बेसी है इनकी, उसमें उन्होंने बहुत एक्सेसिव लोग रखे हुए हैं। वो मेरा ख्याल है कि एशिया में शायद सबसे बड़ी एम्बेसी है, सबसे ज़्यादा लोग यहाँ रखे हुए हैं जो ख़तरे का बायस हो सकते हैं। आप एम्बेसी का भी आप उनको कह सकते हैं कि जी पैकअप करें, और यहाँ सिर्फ उतने लोग होने चाहिए जितने पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसी में वहाँ रखे हुए हैं। उससे भी इनको बड़ा सेटबैक पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल इक्विपमेंट वो ऑपरेट करते हैं, उनमें फ़ौजी भी हैं, और ये यहाँ के लिए किसी भी ऐसे वक्त के लिए गालबन रखे होंगे जब कहीं इंतशार हो तो उसमें कोई फ़ायदा उठा सकते। सर, आप ही की बात से सवाल एक निकल रहा है, काइंडली ये मेरी मालूमात के लिए या मेरे व्यूअर्स की मालूमात के लिए बता दीजिए, ये CIA यहाँ पे कौन से कार्य खैर कर रही है? ये सैलानी वेलफेयर वालों के साथ ये मिलकर के कोई फलाह आमा के काम तो नहीं कर रहे होंगे? क्या कर रहे हैं ये? देखिए, ये इंटेलिजेंस गैदर करते हैं लोकली भी, और अफ़गानिस्तान में, ईरान में, मुख्तलिफ जगहों पे जो नेटवर्क हम जानते हैं वो हमसाया ममालिक में कई में फैला हुआ है, और अगर हम उसका कवर ब्लो करें तो इनकी इंटेलिजेंस जो है वो फिर उसका मसला इनको बन जाएगा हमसाया ममालिक में भी और पाकिस्तान में भी। तो इस वजह से बाद औक़ात हमें और भी मुल्कों में होता है, हमें पता है कि इनका मिडिल ईस्ट का नेटवर्क भी हमें पता था। एक वक्त पे हमने इनको धमकाया था कि अगर आप ये हमारा ये तावन नहीं करेंगे तो हम आपका मिडिल ईस्ट का नेटवर्क ब्लो कर देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये की जा सकती हैं। आपके इंटेलिजेंस के अदारे जो हैं उनके पास बहुत कुछ होता है, बहुत मालूमात होती हैं। उसके अलावा आप देखिए कि जो पाकिस्तानी तालिबान बने थे वो सिर्फ इस वजह से बने थे कि हमने अपने कबायलियों को रोका कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान में जाके नहीं लड़ाई करेंगे। चुनाचे जब वो नहीं माने तो हमने उनको बाई फोर्स रोका, ताकत से रोकने की कोशिश की, तो उससे इख्तिलाफ बन गया, वो हमारे ख़िलाफ़ लड़ना शुरू हो गए। अब अगर हम अगर आपको कोलिशन सपोर्ट फंड नहीं मिलता तो आपको कोई जवाज़ नहीं कि आप वहाँ पे ट्रुप्स डिप्लॉय करके रखें कि इन लोगों को रोका जाए। अगर कोई कबायली जाते हैं तो जाते रहें, उससे लाजमन अफ़गानिस्तान में मज़ीद सिचुएशन ख़राब होगी। कोई अफ़गान तालिबान की मदद बढ़ेगी वहाँ पे, तो उनको तावन भर सूरत यहाँ पे चाहिए। और राइट सर, मैं तलत वज़ारत साहिबा को यहाँ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू करूँगा। मैम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। ये मुझे बताइएगा, अभी प्रोग्राम में पिछले सेगमेंट में
सरदार आसिफ अहमद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो कह रहे थे कि ट्रंप के दिमागी इंतशार और जहनी मर्ज के बावजूद भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अमेरिका को इंगेज कर सकें। अमेरिका से मुखासमत मोल ले लेना किसी भी तौर एक आइडियल सिचुएशन ना होगी पाकिस्तान के लिए। यहाँ मेरे सामने मौजूद है एक इक़्तिबास, एक अखबार में छपने वाली एक ख़बर का। वो अब आप खातून हैं, आपके साथ तो मुख्तसर मैं शेयर करूँगा। सदर ट्रंप वॉटेवर है, अमरीकी सहाफ़ी की किताब में होशरुबा इंकशाफात। दोस्तों की बीवियों को वरगलाने में ताक, जहनी मफलूज शख्स जौहरी जंग के बटनों से खेलता फिरता है। बीवी मेलानिया सदर बनने के गम में फूट फूट कर रोई। हफ्तों बात होती है न मुलाकात, पाकिस्तान को फूंक फूंक कर कदम उठाना होगा। मैडम, सिफारती एतबार से तो ये लैंग्वेज यूज़ नहीं की जानी चाहिए किसी मुल्क के सदर के साथ। इखलाकन भी अगर मैं कहूँ तो ये तो बावले आदमी की हरकत होती हैं। आपके ख्याल में पाकिस्तान या हुकूमत पाकिस्तान या कोई और इस तरह के किसी मर्ज में मुब्तला किसी शख्स से या उसके ज़ेर नगी किसी हुकूमत से उसको इंगेज कर सकती है किसी भी तरह? आपने बिल्कुल सही नक्शा खींचा है जो कि वुल्फ ने अपनी हालिया किताब में लिखा है। और मेरा ख्याल है इस बात पे तो बहुत ऑब्वियस है कि अमेरिका में अब खुल के लोग ये कहने लगे कि ट्रंप जो है दिमागी तौर पे बहुत स्टेबल नहीं है, और जो इंसान दिमागी तौर पे स्टेबल ना हो वो अमेरिका का सदर बन जाए तो वो न्यूक्लियर इशू और बटन्स जो वो थ्रेटन करते फिर रहे हैं, नॉर्थ कोरिया को उन्होंने थ्रेटन किया है, तो दिमागी तौर पे तो वो नॉर्मल नहीं है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अब मेरा ख्याल है ये अमेरिका के पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंड करता है कि वो उनसे किस तरह जान छुड़ाते हैं, उन्हें इम्पीच करना होगा या क्या करना होगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो मसला है वो ये है कि जाहिर है कि कोई मुल्क भी किसी और मुल्क से जंग नहीं चाहता है, तो अमेरिका से भी कोई जंग नहीं चाहता है। लेकिन एक बात बहुत मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की अपनी इंटरेस्ट हैं, और पाकिस्तान ने मेरा ख्याल है ये नहायत नादानिशमंदाना स्टेप था 1979-80s में, और फिर 2001 में जो पाकिस्तान ने पॉलिसी इख्तियार की, अमेरिका को खुली छुट्टी दे दी, CIA ने पाकिस्तान के हर इदारे को पेनिट्रेट कर लिया। तो अब उसके नतीजे में पाकिस्तान को हमने एक बैटलफील्ड बना दिया, एक ऐसी जंग में झोंक दिया जो असल में अमेरिका की जंग थी। उसमें हम बिल्कुल अमेरिका से ज्यादा हमने लूज किया, हमारे फौजी, हमारे सिविलियंस, और माशी नुकसान जो वो ट्रंप ने कहा था कि $33 बिलियन दिए, एक तो वो 33 बिलियन का बिल्कुल गलत फिगर था, और जो अमेरिका ने दिया है उसमें से बेशतर रीइंबर्स किया है। दीगर अल्फाज में हम वो पहले खर्च कर चुके हैं और अमेरिका उसको सिर्फ रीइंबर्स करता था। इसको इमदाद कहना और उसको $33 बिलियन बना देना, मेरा ख्याल है ये भी उनके वो जो दिमागी इंस्टेबिलिटी है शायद उसी का एक शख्साना है। राइट मैम, यहाँ मैं आपसे प्लीज़ तवक्कुफ करने के लिए कहूँगा। यहाँ अमजद शुएब साहब, सर मेरे पास एक खबर बता रही है, 6 जनवरी को शाया होने वाली ये खबर है कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 15 साल में $120 अरब अपने तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ी जाने वाली इस जंग में खर्च किए। यहाँ एक आम आदमी को पीने का साफ पानी नहीं मिलता, ये $120 अरब मालिक लोगों के लिए लुटा दिए गए। जाहिर है कि ये हुकूमतों के पैसे तो नहीं है, ये तो आम आदमियों के पैसे हैं जो उनकी जेब पे डाका मार के टैक्सेस के नाम पे वसूल किया जाता है। ये मुझे बताएंगे कि ये माले मुफ्त दिले बेरहम जो हमने किया ये हमें सूट करता था? ये $120 बिलियन जो है ना, ये हमारा नुकसान हुआ है इन्वेस्टमेंट की शक्ल में भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर या आप कह लीजिए कि मटेरियल जो हम लूज़ करते रहे हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए हैं, ये उनकी वजह से आपको $120 बिलियन का नुकसान हुआ है। जो हमने ख़र्च किया वो उसके अलावा है, और उसमें से बड़ा थोड़ा सा है जो कि हमें रीइंबर्स होता है, और वो पूरा बिल भी रीइंबर्स नहीं होता क्योंकि अमेरिकन ऑडिट करते हैं, उसके बाद उसको काट फाट के तो वो कुछ पैसे आपके हवाले करते हैं। बहुत सारे रोके हुए हैं, जैसे भी ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि हमारा $9 बिलियन के करीब उनकी तरफ निकलता है आज भी।
तो ये तो वो सुपर पावर की हालत है कि वो आपके जो पैसे देने हैं जायज़ वो भी खा जाते हैं। अलबत्ता अभी जब आप उनको राहदारी दें यहाँ से तो उसका बाकायदा उनसे पैसे लें, फ़ीस लें, ये आप एक चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं समझता हूँ राहदारी की उनको ज़रूरत वैसे कम है। उसकी वजह यह है कि अभी ट्रुप्स हैं 14,500 और जब पहले 1,70,000 थे तो ये राहदारी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती थी। फिर यह है कि उनके पास कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स भी हैं, इंडिया यूज़ कर सकते हैं चाबहार के ज़रिए, वो इनके पास चीज़ें जो हैं वो अपने पैकेजेस के ज़रिए वहाँ से अपने कंटेनर्स के ज़रिए चला सकते हैं इंडियंस, वो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। लिहाजा हमें ये रखना चाहिए रास्ता, लेकिन साथ उनसे फ़ीस वसूल करनी चाहिए और उसके अलावा बाकी स्टेप्स जो हैं वो इंडिकेट कर देना चाहिए कि हमारे पास बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं, और अगर अमेरिका इसी डगर पे चलता रहा तो फिर हमें भी बाद स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सर, प्रोग्राम बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो चुका है। मैम ये मुझे बताइए, 1 मिनट का टाइम मेरे पास मौजूद है, ये मुझे बताइए, मुख्तसर सवाल करूंगा कि अमरीकी कैंप को छोड़कर किसी और कैंप में पनाह तलाश करने में अब क्या रुकावट है, और क्या आपके ख्याल में इस मर्तबा भी ये काम हो पाएगा या ये दीवाने का ख्वाब ही रह जाएगा? मेरा ख्याल है कैंप्स ज्वाइन करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें करना ये होगा कि अमेरिका के ये डिक्टेशन से और उसके तसल्लुत से बाहर निकलें, अपनी माशी तरक्की को तवज्जो दें। सीपैक हमारे लिए एक अच्छा वो हो सकता है अगर हम उसको सही तरह से नेगोशिएट करें, अपनी तवज्जो उसके ऊपर मरकूज करें। और मेरा ख्याल है अमेरिका और इंडिया का ये जो नेक्सस बन गया है, ये एक तरह से सीपैक को भी नाकाम करना चाह रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान उनका माशी तौर पे दस्तनगर होके रहे। आई एम गॉट योर पॉइंट, मगर अनफॉर्चुनेटली यहाँ प्रोग्राम वाइंड अप करने का मुझे सिग्नल दे। नाज़रीन, क्या होगा इसका फैसला आने वाला वक्त करेगा। इसी एक इबाहम के साथ नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।